वीर हाथों में खाने की थाली लिए खड़ा होता है। उसे ऐसे अचानक इतनी रात को देखकर वृंदा अपना हाथ छुपाते हुए कहती है, तुम यहाँ कैसे आए अचानक? घर का दरवाजा खुला छोड़ दोगी तो मैं क्या, कोई भी अंदर आ जाएगा। माना नई हो यहाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा करना सीखो। और ये खाना लाया हूँ बस आज रात के लिए, कल से खुद बना लेना। अब पकड़ो। वो वहाँ टेबल पर रख दो और खाने के लिए शुक्रिया। ज्यादा ही महारानी है, हाथ भी नहीं दे सकती खाना पकड़ने के लिए। वीर टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चला जाता है और वृंदा भी अपने हाथ पर पट्टी करके खाना खाकर सो जाती है। पृथ्वी लोक पर उसका पहला दिन बड़ा उतार चढ़ाव वाला निकलता है। अगली सुबह वीरेंद्र राणा की हवेली पर नाश्ते की टेबल पर जब सर्वेश और उसके दोनों दोस्त आकर बैठते हैं तो वीरेंद्र उनसे कहता है, अरे सर्वेश, हमने तुमको कितनी बार कहा है कि ये नशे वगैरह और पार्टी से दूर रहा कर भाई। अरे तुम्हारे गुनाहों को छुपाते छुपाते मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये मेरी तुम तीनों को आखिरी चेतावनी है। अगर इस बार कोई बड़ा कांड हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जी जी अंकल, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और ना ही इसको करने देंगे। ये कैदियों वाली जिंदगी से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आखिर क्या फायदा आपकी इतनी पावर का जब आपके बेटे को हर काम सोच समझ के ही करना पड़ रहा है। इतना बोलकर सर्वेश नाश्ते की टेबल से उठकर अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही घर से निकल लेता है, जहाँ रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे एक बार फिर वृंदा आ जाती है और वो अचानक ब्रेक मारकर नीचे उतर कर कहता है, अरे तुमने क्या मेरी गाड़ी के आगे मरने का प्लान बनाया है क्या? जब देखो मेरी गाड़ी के आगे आ जाती हो। मैं तो दुकान तक जा रही थी, आप ही इतनी तेजी में गाड़ी लेकर अचानक से आ गए। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे तुम यहीं रहती हो? मतलब कल तुमने बोला था कि तुम यहाँ नहीं हो और आज फिर तुम यहाँ। हाँ वो क्या है ना, मैंने यही पास में एक घर किराए पर लिया है। वैसे अब आपके सवाल पूरे हो गए हो तो क्या मैं जाऊँ? इतना बोलकर वृंदा जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तभी सर्वेश के ऊपर एक बड़ा सा चील हमला कर देता है, जिसे देखकर सर्वेश बोलता है, ये क्या है? हटो हटो, ये कोई बचाओ यार। ये इतना विशाल चील आखिर आपके ऊपर हमला क्यों कर रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ने बुलाया इसको। प्लीज यार कोई हटाओ इसको। सर्वेश हाथों के सहारे से उस चील को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वृंदा अपनी नागिन आंखों को प्रकट कर उसके द्वारा एक घातक वार से उस चील को मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन सर्वेश की आंखें डर से बंद होने के कारण वो ये नहीं देख पाता और जब आंखें खोलता है तो चील को नीचे मरा देखकर कहता है, ये कैसे किया तुमने? इतने बड़े चील को मार गिराया, पर कैसे? कैसे क्या? एक पत्थर मारा उसकी आंख पर, वहीं पर ढेर हो गया। चलो अब मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलो, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। लेकिन वहाँ हुई सारी घटना कोई छुपकर देख रहा था। कुछ देर में वृंदा सर्वेश को अपने घर ले आती है और उसके चेहरे और कंधों पर दवाई लगाते हुए कहती है, ये कोई आम चील तो नहीं था, ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस था। आखिर तुम्हें इतना बड़ा चील मारने क्यों आया था? किसने भेजा होगा उसे? पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। रात को सांप के सपने आते हैं, अब ये हमला चील का। कभी कभी तो लगता है मैं इंसान हूँ भी के नहीं। सांप के सपने और ये हमला, कहीं ये वही तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ? क्योंकि मुझे भी मेरे स्वप्न में आंखें बंद करने पर हमेशा यही चेहरा दिखता है। दवाई लगाते हुए वृंदा को अपने इतने करीब देखकर सर्वेश की आंखें उसी पर टिक जाती है और वो उसके खूबसूरत चेहरे को निहारते हुए खुद से कहता है, कितनी खूबसूरत है ये। ना जाने क्यों जब से मैंने इसे देखा है इसी की तरफ खींचा हुआ जा रहा हूँ। कुछ तो बात है इसमें। हाँ शायद ये वही है जिसे तलाशने के लिए खुद शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन मेरे आने का दूसरा मकसद भी मुझे पता चल गया है। इनके ऊपर आने वाले खतरे को हमेशा मुझे खत्म करना है। मेरे प्यार को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई राक्षस हो। मैं सबको मार दूंगी। वृंदा की तलाश पृथ्वी लोक पर उसके दूसरे दिन ही समाप्त हो जाती है और उसको उसका प्रेम मिला सर्वेश में। लेकिन अभी वो ये बात उसको नहीं बता सकती थी।
कुछ देर में सर्वेश वृंदा के घर से चला जाता है, लेकिन अब उनकी मुलाकातें रोज ही होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वीर वृंदा को सर्वेश के साथ देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता था। एक दिन अचानक ही जब सर्वेश और वृंदा कहीं से साथ में आ रहे थे, तो उनके आगे एक पेड़ की टहनी अचानक ही टूटकर आ गिरती है। उस हमले से वृंदा ने सर्वेश को तो बचा लिया, लेकिन ये घटना दूर से देख रहा वो राक्षस हंसते हुए खुद से कहता है, आखिर हमारे षड्यंत्र में फंसने ही वाली है नागिन वृंदा। जल्दी ही तुमसे मुलाकात करूंगा। तब तक तुम अपने प्रेमी संग अपनी जिंदगी के आनंद उठाओ। उस राक्षस के गायब होते ही वृंदा की नजर उस जगह जाती है जहां वो खड़ा था, और उसको वहां किसी बुरी शक्ति के होने का आभास होता है, जिस पर वो मन में कहती है, क्या कोई है क्या जो मुझ पर नजर रखे हुए है? न जाने क्यों जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है कि कोई ना कोई छुपकर मुझ पर दृष्टि बनाए हुए है। बच गए आज तो। तुम हमेशा मुझे बचा लेती हो। ऐसा लगता है तुम ढाल बनकर आई हो मेरी जिंदगी में वृंदा। तुमसे मिलने से पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी। इतना बोलकर वृंदा और सर्वेश आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही सर्वेश वृंदा के घर के पास पहुंचता है, तो वहां मयंक और कुलदीप पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। और सर्वेश के आते ही मयंक कहता है, अरे भाई कहाँ था तू? इतनी देर से कॉल कर रहे हैं। वैसे लगा ही था कि तू वृंदा के साथ होगा, इसलिए हम तेरा यहाँ इंतजार करने लगे। हुआ क्या तुम दोनों को? ऐसे क्यों इंतजार कर रहे हो यार? भाई वो आ गई वापस। हमारे पास उसका कॉल आया था। कौन वापस आ गई? भाई वो ही क्या कर रहे हो तुम दोनों? किसकी बातें कर रहे हो? ठीक से बताते क्यों नहीं? अरे कौन आ गई जिसके आने से तुम इतने हड़बड़ाए हुए हो? अरे सुमोना भाई, सुमोना। वो क्यों आ रही है वापस? वो भी ऐसे अचानक से? ये शुमोना कौन है जिसके आने से तुम इतना हैरान हो गए हो? ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ। अभी मुझे जाना होगा। अपना ख्याल रखना। चलो चलो गाड़ी घुमाओ जल्दी। इतना बोलकर सर्वेश अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है, और वृंदा को इस तरह सर्वेश का जाना बहुत अजीब लगता है। तो वहीं सर्वेश जल्दी से अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट की ओर जाता है, और उसके बाहर गाड़ी रोक कर बोलता है, वो प्लेन से आ रही है? पर क्यों आ रही है यार? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। इसकी असलियत के बारे में वृंदा को पता नहीं चलना चाहिए। अरे हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो खुद चुप रहेगी क्या? जिस वृंदा से वो ये बात छुपाने की बातें कर रहे थे, वो अपने सांप रूप में उनका पीछा करते हुए आ गई थी, और उनकी ही गाड़ी के नीचे फन फैलाए सारी बातें सुन रही थी। कुछ ही देर में एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर आती है, जिसे देखकर मयंक बोलता है, भाई वो आ गई, सुमोना तेरी एक्स। तीनों के तीनों उस तरफ देखने लगते हैं, और वहीं वृंदा भी रेंगते हुए एक कोने में छुपकर अपने इंसानी रूप में आकर उस लड़की को देखने लगती है और बोलती है, आखिर कौन है ये लड़की और इसका इनसे क्या लेना देना है? एक्स एक्स, आखिर क्या होती है ये एक्स? तो वही सर्वेश उस लड़की को देखकर बोलता है, आ गई मुसीबत। हे भगवान बचा लेना आज। आखिर कौन है ये लड़की, और ये दोस्त है या दुश्मन, इसका पता तो आपको आगे ही चलेगा। इसीलिए हमारे साथ इस कहानी के हर भाग में बने रहिए, और अपने विचार हमें कमेंट करके बताइए। आधी रात को आनंदा कॉलोनी चौराहे पर लगे बिजली के खंभे की बंद पड़ी लाइट अपने आप जल उठती है, और रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि मरकरी लाइट भी टूट जाती है। तभी कॉलोनी का वॉचमैन हाथों में टॉर्च लिए आता है और बोलता है, अरे बाबा कौन है रे इतनी रात को इधर? जिसने ये किया, इतनी मुश्किल से तो लाइट जला था, उसको भी तोड़ दिया। वॉचमैन इतना बोल ही रहा था कि तभी बिजली की तारों में स्पार्किंग शुरू हो जाती है, और उसी बिजली के खंभे पर लड़की बैठी नजर आती है, जिसके बाल करंट लगने की वजह से तीर की तरह सीधे खड़े थे, और बदन एकदम सफेद पड़ गया था। उसके हाथों पैरों से तारों की तरह स्पार्क निकल रहा था।
तभी वॉचमैन डरते हुए बोलता है, कौन है तू? कौन है तू? और इतना करंट कैसे आया तेरे अंदर? मैं कौन हूँ? नहीं पता मैं कौन हूँ, अभी पता चल जाएगा। मैं हूँ तेरी मौत, बिजली। देवा रे देवा, भागो भागो। नहीं जा सकता तू कहीं भी, आज तो करंट खाकर मरेगा तू। ऐसा झटका दूंगी कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इतना कहकर बिजली अपने हाथों से वॉचमैन का गला पकड़ लेती है और वॉचमैन पूरी तरह से करंट से तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में मर जाता है। जिसके बाद बिजली खुद से बोलती है, बिजली हूँ मैं, बिजली, और ये बिजली का खंबा मेरा घर है। मरोगे, सारे मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बिजली की बिजली से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो फिर से बिजली के खंभे से चिपक जाती है और गायब हो जाती है। अगली सुबह कॉलोनी की सविता की नजर वॉचमैन की लाश पर जाती है। तभी वो चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला जमा करते हुए बोलती है, हाय हाय, न जाने इस खम्बे में ऐसा क्या है जो आए दिन इसके करंट से कोई न कोई मर जाता है। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस खम्बे को हटा दो यहाँ से, नहीं तो एक एक करके सारी कॉलोनी को झटके लगेंगे। सविता की बात सुनकर उसका बेटा संदीप बोलता है, माँ क्या आप भी? अरे रात में पैग लगाकर काम कर रहा होगा ये अंकल, और बिजली के खंबे को अप्सरा समझकर चिपक गया होगा इससे, तभी आज ये स्वर्ग गया। अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है रात में कोई लड़की इस खम्बे से चिपकी होती है। हो ना हो जरूर बिजली के खम्बे पर कोई चुड़ैल है। माँ आप कुछ भी मत बोलो, चलो घर, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पे। इतना कहकर संदीप अपनी माँ को वहाँ से घर ले जाता है। जैसे ही वो दोनों घर पहुँचते हैं तभी घर की लाइट चली जाती है और संदीप खुद से बोलता है, एक तो ये लाइट इतना जाती है इस कॉलोनी में, पता नहीं जब किसी को करंट लगना होता है तब क्यों नहीं जाती। साला जब घर में हो तभी गुल हो जाती है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो पाता, इतनी किल्लत है। दिन गुजरते जाते हैं और बिजली आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाना शुरू कर देती है। कुछ लोगों को तो वो इतनी बुरी तरह से करंट लगाती थी कि वो लोग जलकर स्वाहा हो जाते थे। अब कॉलोनी के सभी लोगों में चौराहे के बिजली के खंबे का डर बैठ गया था। शाम ढलते ही कोई भी उस खंबे के आसपास तक नहीं मंडराता था। ऐसे ही एक दिन संदीप अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करके कार से घर आ रहा होता है। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई रेखा सीधा चौराहे वाले बिजली के खंबे में गाड़ी को ठोक देती है और संदीप बोलता है, ओए तू पागल है क्या? ये क्या किया? कार ठोक दी? यार जानबूझकर नहीं किया, सच में ऐसा लगा जैसे कोई लड़की एकदम से सामने आ गई हो और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। बस कर यार, एक तो कार ठोक दी, ऊपर से पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। इससे पहले कोई हमें देख ले, जल्दी निकलो अपने अपने घर। और रेखा तू कार अपने घर की पार्किंग में खड़ी कर, सुबह सही करवाता हूँ इसको। सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। रेखा भी कार पार्किंग में लगाकर अपने घर चली जाती है और अपने रूम में फ्रेश होकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसे पंखे पर बैठी हुई बिजली नजर आती है। ये देखकर रेखा बोलती है, कौन हो तुम और मेरे घर में मेरे कमरे के पंखे पर क्यों झूल रही हो? वही हूँ मैं जिसका घर तूने तोड़ना चाहा। क्या मतलब? तू ही गाड़ी चला रही थी ना, तूने ही खंबे में कार ठोकी थी। देखो कैसे झटके लगते हैं अब तुम्हें। आज पता चलेगा कि करंट कैसा होता है। नहीं नहीं, सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कार गलती से खंबे से टकरा गई, मुझे माफ कर दो। बिजली माफी नहीं, बिजली बस झटके देती है, झटके। मर, आज तू मर, फिर तेरा वो दोस्त भी मरेगा, सब मरेंगे करंट खा के। इतना कहकर बिजली पंखे से उतरकर रेखा के बेड पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद पूरे कमरे में करंट दौड़ने लगता है। रेखा चिल्लाना चाहती थी पर करंट इतना तेज था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। तभी उसकी मौत हो जाती है। बिजली उसके आधे जले शरीर को ले जाकर अपने बिजली के खंभे पर टांग देती है। अगली सुबह रेखा की लाश देखकर संदीप और बाकी के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी संदीप बोलता है, रेखा ये सब क्या हो गया?
किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? वो जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसे ही सजा दूंगा जैसे उसने तुम्हारा हाल किया है। तू मुझे सजा देगा? सजा तो अब मैं तुझे दूंगी, और ऐसी दूंगी कि तेरी राख तक नहीं मिलेगी। बिजली की बिजली से कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही एक रात जैसे ही संदीप खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाता है और एसी ऑन करता है, तभी लाइट चली जाती है और वो खुद से बोलता है, भैंस की आंख, इस लाइट को पता नहीं क्या चुल है। जब भी फ्री टाइम होता है तभी भाग जाती है। अब बैठकर वेट करो इसके आने का। तब तक खिड़की खोल लेता हूँ, थोड़ा हवा आ जाएगी कमरे में। संदीप कमरे की खिड़की खोलकर अपने बेड पर लेट जाता है और बंद पड़े एसी को घूरने लगता है कि तभी एसी अपने आप ऑन हो जाता है और ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर संदीप शॉक रह जाता है और ठंडक इस कदर बढ़ जाती है कि कमरे में बर्फ जमना शुरू हो जाती है। संदीप ठंड से कपकपाता हुआ घर से बाहर भागता है और चौराहे के बिजली के खंभे के पास जा पहुंचता है। तभी तारों में जोरदार स्पार्क होता है और बिजली चुड़ैल वहां आती है। उसे देखकर संदीप बोलता है, तुम कौन हो? तेरी मौत हूँ मैं, बिजली चुड़ैल। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो मेरे पीछे पड़ी हो? तू रेखा का दोस्त है ना, उसे तो मैंने मार दिया। उसने मेरे घर, मेरे बिजली के खंबे को तोड़ना चाहा, काट ठोक दी थी ना इसने, और तू मुझे ललकार रहा था मुझे मारेगा। आ पास आ, छू मुझे, हाथ तो लगा एक बार। नहीं नहीं, मुझे नहीं छूना, वो तो मैंने हवा हवा में बोल दिया था। मुझे मत मारो, माफ कर दो। ये 440 वोल्ट के झटके मत दो प्लीज। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, मारो मत मुझे। ठीक है, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि बचपन से आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। एक रात मेरी सौतेली माँ ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। रोती चिल्लाती मैं सड़कों पर भटकने लगी और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बिजली के खंबे को ही दोस्त समझ के गले लगा लिया। लेकिन इसकी बिजली ने मुझे ऐसा गले से लगाया कि मैं हमेशा के लिए इससे चिपक के रह गई। तब से मैं यही रहती हूँ। बिजली की बात सुनकर संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे दोस्ती के लिए हाँ बोल देता है। पर जैसे ही संदीप बिजली से हैंडशेक करता है, तभी उसे जोर का झटका लगता है और बिजली बोलती है, बिजली के झटके मुबारक हो संदीप।